ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब आपके सामने खबरें होंगी। पहाड़ की बात करेंगे उत्तराखंड एक्सप्रेस में देहरादून की। सबसे पहले जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मीटिंग आज है। दोपहर के 1:30 बजे एक्सपर्ट कमेटी लॉन्च करेगी पोर्टल। एक्सपर्ट कमेटी वेबसाइट भी करेगी लॉन्च। शाम के 4 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ मीटिंग है। एक्सपर्ट कमेटी की उत्तराखंड में ये पहली मीटिंग है। हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी देंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि आज का दिन काफ़ी अहम उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मीटिंग आज होने वाली है। दोपहर 1:30 बजे का समय है जब एक्सपर्ट कमेटी लॉन्च करेगी यहाँ पोर्टल। ये भी जानकारी दें आपको कि एक्सपर्ट कमेटी वेबसाइट भी लॉन्च करेगी और शाम के 4 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मीटिंग होगी। दीपांकर मेरे सहयोगी और जानकारी इसके ऊपर देंगे। दीपांकर, आज के दिन की डिटेल दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आज दोपहर 1:30 बजे मीटिंग होने वाली है। बिल्कुल कंचन, ये पहला मौका है जब एक्सपर्ट कमेटी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में आज पहली बैठक शाम 4 बजे सचिवालय में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कमेटी के 5 मेंबर्स मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दोपहर 1:30 बजे राजभवन के ऑडिटोरियम में प्रोग्राम है जहां पर पोर्टल और वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। खास बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री ने जो पहली बार बात कही थी वो इलेक्शन के वक्त पे कही थी और उसका कमेटी का गठन हुआ और अब मुख्यमंत्री का कहना है कि बहुत जल्द यानी 60 दिन, लगभग 2 महीने का टारगेट रखा गया है कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। ऐसे में आज कमेटी पोर्टल और वेबसाइट लॉन्च कर रही है। पोर्टल में यह माना जा रहा है कि कमेटी पब्लिक के सुझाव मांगेगी, अलग अलग लोगों से सुझाव मांगेगी कि आप किस तरीके से इसमें क्या नई बात चाहते हैं। और दूसरी वेबसाइट ये कि वेबसाइट में जो मसौदा तैयार होगा, जो उसका खाका तैयार होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसको भी हो सकता है कि कमेटी पब्लिक के सामने आने वाले दिनों में रखे। तो एक बड़ा स्टेप है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ, क्योंकि अभी तक कॉमन सिविल कोड गोवा में है, लेकिन उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। तो मुख्यमंत्री धामी का एक बड़ा स्टेप, और आज उत्तराखंड में इसकी पहली बैठक, हालांकि इससे पहले इसकी दिल्ली में बैठकें जरूर हुई है कमेटी की, एक बैठक में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, लेकिन उत्तराखंड में पहली बैठक है। जी दीपांकर, इस बैठक के बाद शाम के 4 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी मीटिंग होने वाली है, उसकी क्या डिटेल्स हैं आपके पास? बिल्कुल, दोपहर में जो कार्यक्रम है वो पोर्टल और वेबसाइट लॉन्च का है। वहां पर जो रिटायर्ड जस्टिस है रंजना देसाई, हो सकता है कि पहली बार वो मीडिया से कुछ बातचीत भी करेंगे, क्योंकि मीडिया को वहां पर परमिट किया गया है। तो अपनी बातें सामने रखें कि किस प्लान के साथ वो आगे काम कर रहे हैं, कितने दिनों में यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का खाका तैयार कर लेंगे। पर जो 4 बजे बैठक है वो सचिवालय में है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कमेटी की मीटिंग है। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री यही वहां पर कमेटी के सामने बात रखेंगे कि आप जल्द से जल्द इसका खाका तैयार करें, जल्द से जल्द इसका कानून तैयार हो, और ताकि उत्तराखंड वो पहला राज्य बने जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सके। तो आज दोनों जो प्रोग्राम है, चाहे वो 1:30 बजे वाला प्रोग्राम हो या 4 बजे सीएम के साथ होने वाली बैठक हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अहम है। दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बिना नाम लिए बीजेपी के उन नेताओं पर निशाना साध दिया जिन्होंने विधानसभा में बैकडोर नियुक्तियों पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का बचाव किया था। अग्रवाल ने खुद और बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं ने इस बात पर जोर दिया था कि बैकडोर एंट्री कांग्रेस के जमाने में हुई थी। पूर्व सीएम तीरथ सिंह का साफ कहना है कि गड़बड़ी करने वालों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। काम है कि पहले वालों ने क्या किया क्या नहीं किया, भ्रष्टाचार, अरे उसी को तो हम समाप्त करने के लिए आए थे हैं। और नेता यदि कहीं गड़बड़ किया और भूला है तो वो भुगतेगा, और भुगतना भी चाहिए। तो इतना नहीं तो अधिकारी भी यदि गड़बड़ किए हैं तो सबको मैं कहता हूं, चाहे नेता हो, अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, यदि गड़बड़ है तो उसको कटघरे के अंदर खड़ा होना चाहिए और उस पर जांच भिड़नी चाहिए। और इस बीच आपको ये बताएं कि विधानसभा भर्ती को लेकर उठ रहे सवालों के बीच में पूर्व स्पीकर और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बीजेपी के प्रदेश प्रभारी से मिले हैं। देहरादून में प्रेमचंद अग्रवाल ने दुष्यंत गौतम से मुलाकात की है। हालांकि प्रेमचंद ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि विधानसभा भर्ती के मामले को लेकर ये मुलाकात हुई है। बीजेपी आलाकमान लगातार विधानसभा भर्ती को लेकर अलर्ट दिख रहे हैं। और विधानसभा भर्ती मामले पर बवाल थम नहीं रहा है। अब कांग्रेस ने पूर्व स्पीकर और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से इस्तीफे की डिमांड कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि वो पद पर रहते हुए जांच प्रभावित कर सकते हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के भाई को भी विधानसभा में नौकरी देने का आरोप है, जिस पर महेंद्र भट्ट का कहना है कि 1 महीने की जांच के बाद सब साफ हो जाएगा।
अपनी पोजीशन पर बरकरार रहेंगे तो जांच कितनी पारदर्शी और कितनी पाक साफ होगी, इस पर कई सवालिया निशान उठ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि वित्त मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें, तभी एक निष्पक्ष जांच की अपेक्षा की जा सकती है, वरना अपने पद का रसूख का दुरुपयोग करते हुए वो जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं। तो देखिए, भर्ती घोटाले में बेरोजगार युवाओं ने देहरादून में प्रदर्शन किया और पूरे भर्ती परीक्षा सिस्टम में बदलाव की मांग की। मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द भर्तियों का भरोसा युवाओं को दिया और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बचे हुए एग्जाम्स अब कोई दूसरी संस्था करवाएगी। लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फिलहाल कोई एग्जाम नहीं करवा पाएगा, पर भर्ती घोटाले में घिरे आयोग को जो एग्जाम करवाने थे वो एग्जाम अब लोक सेवा आयोग या किसी दूसरी संस्था से कराए जाएंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि ये फैसला युवाओं के भविष्य को देखते हुए लिया गया है, जिस पर कैबिनेट जल्द मोहर लगाएगी। जो भी अहर्ताएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में होती हैं, उन्हीं अहर्ताओं को रखते हुए बरकरार रखते हुए समूह दो की जो भर्तियां हैं वो हम लोक सेवा आयोग या जो भी सक्षम संस्था है उस संस्था से करवाएंगे। उसके पीछे हेतु हमारा ये है कि हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, हमारे जो परीक्षार्थी हैं भविष्य में जिनको भाग लेना है, उनकी परीक्षाओं में कोई विलम्ब न हो। एक तरफ सीएम सब कुछ ठीक होने का भरोसा दिला रही हैं, वहीं देहरादून में प्रदर्शन करने वाले बेरोजगार युवाओं को भी सीएम और एसटीएफ की जांच पर भरोसा है। पर बेरोजगार युवाओं की डिमांड है कि भविष्य में जो एग्जाम हो उसके पेपर विजिलेंस की निगरानी में छपे, ताकि फिर कोई हाकम सिंह पेपर लीक करने की हिमाकत ना करे और नियम ऐसे बने कि राज्य के युवाओं को ज्यादा मौका मिले। से ये तमाम जिन भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है उन्हें निरस्त करके दोबारा परीक्षा करवाई जाए या बैकडोर एंट्री ये बंद की जाए, और ये गलत नियमावली उत्तराखंड में थोपी जा रही है, उस नियमावली का हम विरोध करते हैं जिससे बाहर के लोगों को फायदा हो रहा है। पेपर भर्ती लीक घोटाले ने लाखों युवाओं की उम्मीदों को तोड़ा है और एग्जाम कराने वाले आयोग खुद सवालों में घिरे हैं। ऐसे में सरकार का पहला प्रयास जल्द से जल्द भर्ती परीक्षा कराने का है, ताकि आयोग न सही सरकार पर युवाओं का भरोसा बरकरार रहे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और पेपर लीक मामले में बड़ी खबर आ रही है। यूके SSS मामले में एक और अरेस्टिंग हुई है, यानी कि अब तक कुल 35 अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है। आरोपी संदीप शर्मा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। संदीप शर्मा के जसपुर और ठाकुर द्वारा में 3 कॉलेज हैं और आरोपी ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर के छात्रों को नकल कराई थी। इसके अलावा यूके SSS मामले में इनाम राशि घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश का सादिक मूसा, योगेश्वर राव इस वक्त फरार चल रहा है। मूसा पर 2 लाख का इनाम घोषित है, वहीं राव पर 1 लाख के इनाम की घोषणा कर दी गई है। और आगे बढ़ते आपको बताएं कि देहरादून में सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में कल शाम एक उत्तराखंड में कॉमन सर्विस सेंटरों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया और उत्तराखंड में डिजिटल सेवा को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड डिजिटल उड़ान के तहत कार्यक्रम में कई लोग यहां पर वर्चुअली भी जुड़े। लोगों ने सीएम धामी को अपनी समस्याएं और डिजिटल सेवा के बारे में बताया। कई लोगों ने सीएम धामी से पेपर लीक को लेकर सवाल भी पूछे। और देहरादून में कल बीजेपी जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में नए अध्यक्ष बनाए गए शशांक रावत झुलस गए। शशांक रावत के लिए कार्यकर्ताओं ने स्वागत समारोह रखा था। अब इसी दौरान शशांक रावत जीप पर चढ़े तो वहां रखे गए गुब्बारों में अचानक आग लग गई और हाइड्रोजन गैस से गुब्बारे भरे हुए थे, जिससे वो फट गए। इससे निकले लपटों से शशांक रावत भी झुलस गए। हालांकि तुरंत ही शशांक रावत को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया और उनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। तो हाइड्रोजन भरे गुब्बारों में आग लग गई। शशांक रावत वहां पर पहुंचे थे, उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी कि अचानक इस गुब्बारों में आग लग गई और इसके बाद जो उसका भपका निकला उससे झुलस गए
शशांक रावत। हालांकि तुरंत उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि अब उनकी हालत पहले से बेहतर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से स्वागत समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। शशांक रावत इसमें मौजूद थे। अचानक हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारों में आग लग गई और उसके बाद वहां पर खड़े शशांक रावत इससे झुलस गए। हालांकि तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अब उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे और खबर उधम सिंह नगर की आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर दिनेशपुर में कल संदिग्ध रूप से घूम रहे 2 शख्स को लोगों ने बच्चा चोर समझकर बंधक बना लिया। फिर दोनों की जमकर पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि जिले में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की अफवाह से ये लोग डरे हुए हैं और इसी को लेकर कुछ लोगों ने इन 2 लोगों को बच्चा चोर समझा और उनकी पिटाई कर दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने लेकर आई है। पुलिस का कहना है कि दोनों मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और अपने बारे में सही जानकारी भी नहीं दे पा रहे हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दी है। छोटे छोटे अफवाहें फैलाए जा रहे हैं, ये जानकारी में आया है। ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये बिल्कुल ही तत्वों से परे है। ठीक है, ऐसा कोई भी तरह का चीज़ है नहीं। और मैं आग्रह और अपील भी करना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसा झूठे और अफवाहें फैला के समाज में ये सब रूमर्स फैलाते हैं, इनके विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम FIR और हरिद्वार में पुलिस के लाख सख्ती के बावजूद गंगा घाटों पर शराब पीने वाले लोग बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला हरिद्वार के कश्यप घाट का है, जहां पर शाम के वक्त हरियाणा से आए कुछ लोग गंगा घाट पर बैठकर जान छलकाते नजर आए। इतना ही नहीं, लोगों के मना करने पर भी वो नहीं माने। इस दौरान किसी ने उनकी सूचना पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शराबियों को कड़ी फटकार लगाई और कड़ी हिदायत दी। आपको बता दें कि हरिद्वार में शराब पीना प्रतिबंधित है। और खबर रुद्रप्रयाग से लेते हैं, जहां पर त्रिजुगी नारायण बाजार में मेले में बड़ा धमाका हो गया और ये कैमरे में भी कैद हो गया। धमाके की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। धमाके के बाद पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। न्यूज़ 18 पर आप सिलेंडर में हुए धमाके का एक्सक्लूसिव वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह से सिलेंडर में बड़ा धमाका हुआ। आपको बता दें कि चाय की दुकान में पहले आग लग गई और इसके बाद आग से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। गनीमत ये रही कि घटनास्थल से लोगों को पहले ही हटाया जा चुका था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। राज्य में खेल के नाम पर खिलाड़ियों से बड़े घोटाले का आरोप लगा है। यहां पर फर्जी खेल एसोसिएशन और फर्जी खिलाड़ियों के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे करने का आरोप है। चमोली में इसे लेकर गोपेश्वर थाने में एक रिपोर्ट दी गई है। आरोप है कि सालों से सरकारी पैसे को ठिकाने लगाया गया और फर्जी नामों से पैसे निकाले गए। यहां तक कि व्यक्तिगत खातों में भी पैसे डालने का भी आरोप है, जिससे राज्य की खेल प्रतिभाओं को इससे खासा नुकसान हुआ है। 2004 में जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के, उनके द्वारा 11 लाख रुपए का गबन किया गया। फर्जी हस्ताक्षरों से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा किया गया। टीमों के नाम जो दिए गए हैं वो सारे फर्जी हैं, लेकिन शासन स्तर पर भी लीपापोती हो रही है। कोई FIR दर्ज नहीं हो रही है, खिलाड़ियों का हक मारा जा रहा है। और चमोली के जोशीमठ के सुलुड डूंगरा गांव में पुल पर अचानक एक बड़ा गड्ढा हो गया, जिससे पुल पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। गांव में इन दिनों सेब और आलू की पैदावार हुई है, जो सड़क पर ही अब सड़ने लगी है। गांव में इमरजेंसी सेवाएं भी ठप हो चुकी हैं। बीमार लोगों को शहर तक लाने के लिए भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शिकायत के बावजूद अभी तक पुल को ठीक करने का काम शुरू नहीं हो सका है। ये रोड एक हफ्ते से बंद चल रही है। और अब आपको बताएं, कॉर्बेट नेशनल पार्क में अब घूमना अब पर्यटकों के लिए और भी आसान हो जाएगा। इसके लिए कॉर्बेट प्रशासन ने इको टूरिज्म की बुकिंग वेबसाइट का वर्जन 3 लाने की तैयारी कर ली है। इसे आसान बुकिंग, रिफंड, फीडबैक जैसे खूबियां इसमें होंगी, जिसके लिए ही NIC को प्रस्ताव भेजा है। अब वेबसाइट के हैंग होने जैसी समस्या भी सामने नहीं होगी इसमें। साथ ही कैंसिल बुकिंग का रिफंड भी आसानी से आपको मिलेगा।
बुकिंग अगर कैंसिल हो जाए या किसी कारणवश बुकिंग नहीं हो पाई तो जो धनराशि होती है वो स्वतः वापस नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमने प्रयास ये किया है, इसका अभी एक नया वर्जन 3.0 पर हम काम कर रहे हैं। तो NIC से हमारी बात हुई है और एक प्रोजेक्ट प्रपोजल भी गया है, जिसके आधार पर ये इस तरीके की दिक्कतें जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। और चमोली से खबर है, जहां पर 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होंगे। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कमेटी ने फैसला लिया है। 22 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई थी। अभी तक लगभग 2,17,000 श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं और अब 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो जाएंगे। अब आपको बताएं कि कोरोना के बाद बद्रीनाथ धाम में हर्ष और उल्लास के साथ माता मूर्ति मेला मनाया गया। हर साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये मेला मनाया जाता है, इसमें हजारों की संख्या में तीर्थयात्रियों के साथ साथ उत्तराखंड के तमाम जिलों के लोग यहाँ पहुँचते हैं। भगवान नारायण की विशेष पूजा अर्चना होती है। 2 साल के बाद हुए इस मेले में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान बद्रीनाथ में आस्था का सैलाब देखा गया। भगवान नारायण के स्वागत के लिए भारत के अंतिम गांव माणा की महिलाएं हरियाली हाथों में लेकर पहुंची और भगवान नारायण का स्वागत किया। जब भगवान तपस्या के लिए बद्रिकाश्रम आए तो माँ साथ में आई, तो भगवान ने कहा मैया तो पास में रहेगी तो हमारी सेवा करेगी या हम तेरी सेवा करेंगे, कहीं न कहीं हमारी तपस्या में विघ्न होगा। आप संगमा दक्षिणे भागे धर्म क्षेत्रम प्रकृतम, आप माणा में और संगम के पास विराजमान हो जाइए। द्वादश के दिन, वामन द्वादश के दिन स्वयं रावल जी और भगवान बद्री विशाल का उत्सव विग्रह उद्धव जी स्वयं माता से मिलने माणा में आते हैं।